अभी हम खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और खनौरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार यहाँ पर किसान एकजुट हैं। इसके अलावा जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 23 दिनों से भूख हड़ताल के ऊपर हैं और 23 दिन उनके पूरे हो गए हैं। हम उनका हालचाल जानने भी पूछे हैं। अभी वे अपने कैंप में हैं और डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। कई किस्म की बातें निकल कर सामने आ रही हैं। उसमें एक तो यही है कि उनको साइलेंट हार्ट अटैक का भी खतरा है, किडनी और लीवर फेल्योर की बात आ रही है। साथ में जो उनकी मेडिकल कंडीशन है वो भी बहुत गंभीर होते हुए जा रही है। हमारे साथ अभिमन्यु कोहाड़ मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं और मौके पर इस सारे आंदोलन में एक मुख्य भूमिका में भी हैं। अभिमन्यु, जो महात्मा गांधी की भूख हड़ताल थी वो तो 21 दिन की सबसे लंबी रही है। आज जगजीत सिंह डल्लेवाल को 23 दिन हो गए हैं। कैसे देखते हैं इसे आप? देखो, उसका एक एनालिसिस तो ये है कि जिस तरीके से 47 में देश को आज़ादी मिली, उससे पहले गोरे अंग्रेज थे और अब काले अंग्रेज आ गए, और ये काले अंग्रेज भी कम खतरनाक नहीं है। 23 दिन तक, आज 23वां दिन है उनके आमरण अनशन का, 23 दिन तक देश का पेट भरने वाला किसान खुद भूखा रहता है। किस चीज़ के लिए? जो अलग अलग समय पे सरकारों ने वायदे किए उनको पूरा कराने के लिए। नई मांग तो कोई है ही नहीं। जो कमिटमेंट हुई उनको पूरा कराने के लिए भी 23 दिनों तक भूख हड़ताल पे बैठना पड़ रहा है। और अभी तो भूख हड़ताल चल रही है, पता नहीं कितने दिन चलेगी। हो सकता है इनकी जिंदगी भी, ये सरकार इनकी जिंदगी की भी बलि ले ले, ये भी संभव है। क्योंकि सरकार जिस तरीके से संवेदनहीनता की सारी पराकाष्ठाओं को पार कर रही है और जो इस सरकार का रवैया रहा है, तो हैरानी नहीं होती। इस सरकार के अंदर अहंकार इतना भर गया है कि ये इंसान को इंसान नहीं समझते, किसान को किसान नहीं समझते, ये लोगों की बात नहीं करना चाहते। देखो मनदीप भाई, आपने भी बड़ी पत्रकारिता करी है, पूरे देश में घूमे हो। मांगे मानना ना मानना एक अलग पहलू है, लेकिन अगर देश के कुछ नागरिक अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, उनसे मिलना भी नहीं, उनकी बात सुनना भी नहीं, ये तो बिल्कुल ही संवेदनहीनता है। तो इसीलिए अभी जैसे 3-4 दिन पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का जो ब्लड प्रेशर है, जब वो बाहर दर्शन करने आए थे, तो वो 80/50 से भी नीचे आ गया था, जो बहुत अलार्मिंग है। और आज सुबह मैं कई रेपुटेड पेपर्स की, न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उन्होंने कई रेपुटेड डॉक्टर्स के हवाले से उनका एनालिसिस छापा है, और तमाम बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा है कि जब वो 4 साल से कैंसर से पीड़ित हैं और इस तरीके से उनका बीपी फ्लक्चुएट इतना ज़्यादा कर रहा, कभी 155-160 चला जाता है, कभी 80 पे आ जाता है, तो ये बोले बहुत चिंताजनक है और इनको साइलेंट अटैक का खतरा है और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। तो एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है, नाजुक स्थिति है, और मुझे लगता है कि अगर ये बात उनकी शहादत तक जाती है, उनकी कुर्बानी तक जाती है, तो ये वर्तमान सरकार के ऊपर एक ऐसा कलंक होगा जिसको, हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर ऐसा काला धब्बा होगा जिसको ये कभी भी नहीं धो पाएंगे। मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का वो लेटर भी पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने अपने शहादत की बात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा। मतलब मैं उस मानसिक स्थिति को भी समझने की कोशिश कर रहा था कि आदमी कब अपने प्राणों को बिल्कुल न्यौछावर करने के लिए, किसी कोज़ के लिए, वो कोज़ कितनी ज़रूरी होती होगी और उसको कैसे और रियलाइज़ होता होगा कि 3.5 लाख किसान जो कि सुसाइड कर चुके हैं 90s के बाद से, और किस मानसिक स्थिति में से वो गुजर रहा होगा वो इंसान, और तब उसने इतना बड़ा फैसला लिया होगा। तो वो भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था। आपको नहीं लगता कि जो उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका जवाब नरेंद्र मोदी को देना चाहिए था? देखो, बिल्कुल सही बात है आपकी, उनको देना चाहिए, निश्चित तौर पे देना चाहिए। सरकार हमें कहती है कि ये कुछ एक किसान है। मैं कह रहा हूँ चाहे एक किसान हो, हम्म, है तो इस देश का नागरिक। हम्म, अगर वो संघर्ष कर रहा है, अगर वो कुछ मांग कर रहा है, तो उस एक व्यक्ति की भी तो सुनी जानी चाहिए ना। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राइट टू लिव एक फंडामेंटल राइट है, और हमें ऐसा लगता है, हमारा एनालिसिस ये है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी वो उतना कम से कम है कि ताकि किसान जिंदा रह सके। तो हमें तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके से राइट टू लिव लगता है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन उसको भी हमें नहीं दिया जा रहा। और इस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने, आप तो जवाब देने की कह रहे हैं, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं, ये एक भी इंडिपेंडेंट किसान डेलीगेशन से नहीं मिले हैं। इन्होंने अपने 10 साल के समय में किसी भी किसान डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दिया। ये फिक्की के कार्यक्रमों में जाते हैं, ये और जो कॉरपोरेट संस्थाएं हैं उनके कार्यक्रमों में जाते हैं, भाषण दे के आते हैं, उनके लेकिन ब्याह शादियों में भी चले जाते हैं, उनके उन, बच्चों के ब्याह शादियों में। उनके ब्याह शादियों में भी चले जाते हैं, और भी बहुत कुछ करते हैं ये। लेकिन किसान के किसान से मिलने का समय इनके पास नहीं है। और हमें एक चीज़ और इसमें समझनी चाहिए कि जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है आज देश में, अभी हमने हरियाणा में भी देखा सारी चीज़ें,
कि अल्टीमेटली आखिर में आके बीजेपी ने वही धार्मिक और जातीय उन्माद का जाल फेंका और उस धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल में हमारे देश की बड़ी बड़ी जनता फंस जाती है। मुझे लगता है कि जनता को भी अब थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए समय के साथ। अब देखो, पंजाब की बात करो, हरियाणा की बात करो, अब की बार धान खरीदी में लोगों की कितनी समस्याएं आई हैं। दोनों राज्यों में आई है। जिनको हम ये कहते हैं चलो यहाँ पे तो धान और गेहूं की तो एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट हो जाती है, वहाँ पे धान में अब की बार इतनी समस्या आई है। तो किसान सारे परेशान हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। इसलिए सब धर्मों और सब जातियों के लोगों को इन धार्मिक और जातीय उन्माद के जाल से ऊपर उठ के लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा एक बात कि भाई, हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम 2.5 वॉल्यूम वाइज 2.5 गुना खरीद रहे हैं, 3.5 गुना हम पैसे की कीमत के अनुसार खरीद रहे हैं। लेकिन डल्लेवाल साहब ने भी उनसे जो सवाल पूछा, भाई समय के साथ प्रोडक्शन बढ़ रही है क्योंकि टेक्नोलॉजी नई आ रही है, सारी चीज़ें नई हो रही हैं। सवाल ये है कि कितना परसेंटेज पहले खरीदा जाता था और कितना परसेंटेज अब खरीदा जाता है। जो पहले रिपोर्ट आई थी कि 6% ही खरीदा जाता है, तो अब कितना परसेंट है वो परसेंटेज बताया जाए ना। प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है, प्रोक्योरमेंट की अमाउंट भी आगे लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या सभी किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहा है जो कम से कम है, या वो नहीं मिल रहा है? और गवर्नमेंट कितनी संवेदनहीन है या कितनी संवेदनशील है, उसका अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 4 सालों में जितना बजट वित्त मंत्रालय ने खेती मंत्रालय को दिया, उसमें से भी 1 लाख करोड़ रुपया कृषि मंत्रालय ने साल के आखिर में वापस भेज दिया वित्त मंत्रालय को कि हमारे पास खर्च करने की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। यानी इसका मतलब तो ये हो गया कि देश के किसान इनके अनुसार बहुत खुश हैं। अगर देश के किसान इतने खुश हैं तो फिर सुसाइड क्यों हो रहा है? इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपया वापस क्यों भेज दिया? 1 लाख करोड़ रुपया मोर देन सफिशिएंट था। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट कहते हैं मोर देन सफिशिएंट था 1 लाख करोड़ रुपया एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है उसको लेके। अच्छा, बीजेपी जैसे आपने धार्मिक और जातीय उन्माद की बात कही, जैसे नेशनल लेवल पे कहती है कि तो सिर्फ सिखों का आंदोलन है और सिख कर रहे हैं और खालिस्तानी है, इस किस्म का नैरेटिव बनाती है। हरियाणा की बात आती है तो कहते हैं कि ये सिर्फ जाट हैं। वहाँ तो ये जो धर्म से भी नीचे उतर के कास्ट पे आ जाती हैं, सिर्फ जाट हैं। तो ये इसको कैसे देखते हो कि जो आपके आंदोलन के खिलाफ जो एक नैरेटिव पहले बना दिया गया है, लगातार बना भी रही है नेशनल मीडिया के थ्रू, कि तो सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, सिर्फ सिखों का आंदोलन है या सिर्फ जाटों का आंदोलन है, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, मैं उनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, जो लोग ऐसा नैरेटिव बिल्डअप कर रहे हैं। आज़ादी के आंदोलन में जितने लोग फांसी के फंदे पे झूले, उसमें से 92% अकेले संयुक्त पंजाब के थे। लेकिन उन्होंने लड़ाई अकेले संयुक्त पंजाब के लिए तो लड़ी नहीं, उन्होंने लड़ाई तो पूरे देश की आज़ादी की लड़ी ना। तो जो अन्य राज्यों के लोग हैं, आप बिहार की बात करें, आप पूर्वी यूपी की बात करें, वे बेचारे इतने गरीब कर दिए गए हैं सरकार की नीतियों के कारण, पहले ही इतने गरीब हो चुके हैं वे, कि वे अगर सुबह से शाम तक काम नहीं करेंगे तो शाम को उनके घर के परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए वो उतना समय आंदोलनों में नहीं लगा पाते। अब सरकार ये चाहती है कि पंजाब हरियाणा वालों को भी उसी गरीबी की हालत में लेके आया जाए, ये सरकार का प्रयास है। बिहार वाले लोग भी बड़े परेशान हैं सरकार की नीतियों से, अन्य प्रदेशों के लोग भी बड़े परेशान हैं, लेकिन उनकी आर्थिक हालत इतनी नहीं है कि वो आंदोलन लड़ सकें। और अब हरियाणा पंजाब की थोड़ी बहुत आर्थिक हालत बची है, इसलिए ये लड़ पा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल ये भी है कि जो आप बाकी संगठन हैं जो इस आंदोलन में शामिल नहीं हैं, उनके भी आप नुक्ते सुन रहे होंगे। उसमें जो उग्राहा जत्थेबंदी है, उग्राहा साहब कह रहे हैं कि ये पैतड़ा ठीक नहीं है भूख हड़ताल का, ये खुद मरने का वक्त नहीं है बल्कि लड़ाई लड़ने का वक्त है। टिकैत का भी आपने सुना होगा, गुरनाम चढ़ूनी का भी आपने सुना होगा। वो जो आप जो केएमएम किसान मजदूर मोर्चा ने जो शंभू बॉर्डर पर आंदोलित हैं, उन्होंने एक ओपन लेटर भी लिखा था कि भाई ये टाइम है एक साथ आके संघर्ष करने का। उधर से जो बाकी संगठन जो इस आंदोलन में शामिल है, उनके जवाब आ रहे हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ, क्या जो आम इनके भूख हड़ताल के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मतलब आपने समर्थन देना तो अलग बात है, सॉलिडेरिटी में आना तो बहुत अलग ही बात है। आप ऊपर सवाल और खड़े कर दे रहे हैं। कई लोग सॉलिडेरिटी देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन चालाकी से सवाल भी खड़े कर जा रहे हैं आंदोलन पर। देखो, क्या आमरण अनशन करना एक लड़ाई नहीं है? बिल्कुल। लड़ाई का एक तरीका है। क्या आज़ादी के आंदोलन में लोगों ने आमरण अनशन नहीं किए क्या? महात्मा गांधी जी ने भी किए और नेताओं ने भी किए। क्या उसके बाद आज़ादी के बाद के जो सामाजिक आंदोलन हुए, क्या उनमें अनशन नहीं हुए? क्या देश के दुनिया के अन्य देशों में क्या भूख हड़तालें नहीं हुई? बड़े बड़े नेताओं ने भूख हड़तालें करी हैं। तो ये भी अपने आप में एक तरीका है। देखो, आंदोलन करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि हम अपने आंदोलन से सामने वाले को इतना कष्ट दे दें कि सामने वाला हमारी बातों को मान ले। दूसरा तरीका ये है कि हम अपने शरीर पे इतना कष्ट, खुद के शरीर पे इतना कष्ट दे लें कि सामने वाले को मजबूरीवश हमारी बातें माननी पड़े। तो आंदोलन का तरीका ये चल रहा है। और जैसे दोनों फोरमों ने तय किया, ट्रैक्टर ट्रॉली से जाके देख लिया, पैदल जाके देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, आगे से गोलियां चला रहे हैं,
तो फिर दोनों फोरमों के नेताओं ने यही फैसला किया कि ठीक है भाई, जब इनको मारना ही है सरकार को, ठीक है, अपनी जान देने के लिए सबसे पहले हम तैयार हैं। आप देखिए यहाँ पे जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन पे बैठे, ये तय किया गया कि अगर 10 दिनों में सरकार ने बात नहीं करी तो वहाँ से 101 किसानों के जत्थे जाएंगे, और वहाँ भी हर जत्थे की अगवानी लीडरशिप ने करी है। ये नहीं कि कोई साधारण किसान भेज दिए, लीडर्स भी उसमें मौजूद थे। तो जब अगर सरकार बात सुनी नहीं रही है, धीरे धीरे करके मार रही है सरकार, हमारे ऑन रिकॉर्ड अगर बात करें तो 4 लाख किसानों ने सुसाइड किया, ऑफ रिकॉर्ड तो वो आंकड़ा बहुत ज़्यादा, आप भी मेरे से बेहतर जानते हैं। तो जब जिन किसानों के लिए हम लड़ रहे हैं उनकी आत्महत्या को ही हम नहीं रोक पा रहे, तो इससे बढ़िया कि हम अपनी जान दे दें, एक बात। दूसरी बात जो आपने कही, ये आप बहुत मौके की बहुत सही बात कह रहे हैं, क्योंकि लगातार ये सवाल उठाया जाता है कि ये कैसा किसान आंदोलन है कि किसान तो सुसाइड भी करें, कैसे किसान नेता हो गए जो सुसाइड ही नहीं रोक पा रहे हैं किसानों का। देखो मैं आपसे एक बात, डल्लेवाल साहब एक बात कहते हैं कि 1947 में जो हमारे किसान की स्थिति थी, हरित क्रांति के बाद जो हमारे किसान की स्थिति थी और आज के किसान की स्थिति है, अगर उसको देखें तो किसान के हालात में लगातार गिरावट आती जा रही है, किसान के हालात बेहतर नहीं हुए हैं। हरित क्रांति के समय प्रोडक्शन भी कम होता था, कई ज़मीन तो आपको पता ही है सारी चीज़ें, काफ़ी ज़मीन तो ऐसे पड़ी रहती थी कि यार उसमें क्योंकि इक्विपमेंट होते नहीं थे, खेती उतनी करते नहीं थे, किले में 10-12 मन, बड़ी मेहनत करके 10-12 मन गेहूँ निकलते थे, लेकिन उसके बावजूद सुसाइड उस समय नहीं होते थे। तो यूनियनें भी काम कर रही हैं, सरकारें भी ये कह रही हैं कि हम भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तथाकथित काम कर रहे हैं, उसके बावजूद किसान की हालत बिगड़ती जा रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है ना। दूसरी बात जो आपने कहा कि कुछ लोग चालाकी से जो कुछ नेता बोल रहे हैं, वो मुझे लगता है अब जनता को समझने की ज़रूरत है। अब हम ऐसी स्थिति में बैठे हैं, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, वो कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो हम सबका सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी भी है, हम करें भी गे, ठीक है। कहीं कोई चूक भी रह जाती है किसी के सम्मान में, किसी के सत्कार में, तो उसके लिए हम आपके माध्यम से क्षमा भी मांगते हैं। और ज़्यादातर नेताओं ने यहाँ पे आके सहयोग और समर्थन की बात की है, लेकिन एक आधे व्यक्ति ने बड़ा चालाकी से बड़े गोलमोल जवाब दिए हैं। सुन हम भी रहे हैं, जवाब हम भी दे सकते हैं, और ये याद रखे जाएंगे, जनता याद रखेगी इन जवाबों को। जनता को याद रखने की ज़रूरत है। जवाब हम अब भी दे सकते हैं, लेकिन हम अभी दे नहीं रहे, क्योंकि हमारा एक तरीके से हमारी ये लड़ाई चल रही है और हम इस लड़ाई में मेन हमारे दोनों फोरम आगे बैठे हैं, तो इसलिए अभी हम चुप हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, दुनिया सारी बातें देख रही है, इसमें लखीमपुर खीरी के शहीदों को, घायलों को, जिनको न्याय मिलना चाहिए था, जो अब तक पेंडिंग है, उनकी लड़ाई भी शामिल है। और जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो 3-4 महीने और आंदोलन चलेगा, इसका अर्थ क्या है? जब एक इतना सीनियर लीडर भूख हड़ताल पे बैठे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर का खतरा है, और कोई व्यक्ति ऐसा बयान दे, और वो भी हंस के मजाक बना बना के। मजाक बना बना के बयान दे, तो मुझे लगता है लोगों को अब समझना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। उनका ये कहना कि अभी तो आंदोलन का समय ही नहीं है, उन्होंने एक बड़े रेप्यूटेड पत्रकार के इंटरव्यू में ये भी कहा। ये मैंने सुना, बिल्कुल मैंने वो सारा इंटरव्यू सुना जो जिसकी 30 बात मिनट कर। का वो इंटरव्यू है, तो उसमें ये कहना कि जी अभी तो समय ही नहीं है, भाई आपके अनुसार तो शायद फिर कब समय आएगा ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, 10 महीने हो गए, अगर अब समय नहीं है तो कब आएगा? और दूसरी एक और बात, देखो किसी चीज़ को ये बताना कि अभी तो ये छोटा आंदोलन है, ये है वगैरह, इस तरीके की बातें, मुझे लगता है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, उस परमात्मा की कृपा से, सारे भाईचारे की कृपा से, वाहिगुरु की कृपा से, जब ये मोर्चा आप सबके सहयोग से, जब ये मोर्चा आप जीत लेंगे, तो आप एक स्पेशल इंटरव्यू जरूर आप इस पे करेंगे कि पूरा क्या हुआ, किसने क्या कहा, क्या नहीं कहा। अभी हम सिर्फ हाथ जोड़ के, अभी भी जो ऐसे लोग हैं, एक आधा ही लोग हैं, ज़्यादा ने, किसी ने कोई चालाकी की बात ज़्यादातर ने नहीं की, ज़्यादातर सीरियसनेस के साथ यहाँ समर्थन देने आए, अपना कंसर्न दिखाया, जिस भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं सहयोग कर रहे हैं। और अगर किसी साथी का वैचारिक मतभेद है, वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं जो भी एक आधा आदमी जो इस तरीके से मजाक बना के जो बात कहता है, चालाकी से कहता है, मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम आप शांत रहें, कम से कम आप ऐसे बयान ना दें जिससे सरकार को शय मिले या सरकार को मजबूती मिले। मेरी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप आंदोलन का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आंदोलन के विरुद्ध भी कुछ ना बोलें, क्योंकि आंदोलन के विरुद्ध जब आप बोलते हैं तो सरकार को मदद मिलती है। ये मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक सर झुका के प्रार्थना है। बस आखिरी सवाल है, सरकार से कोई बातचीत चल रही है? नहीं, अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी एमएचए के डायरेक्टर रैंक के अधिकारी आए थे और लोग आए थे, लेकिन कोई बातचीत का प्रपोजल लेके नहीं आए थे।